फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीतिकाल के डीएसएसबी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रीतिकाल से बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा रीतिकाल जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। आप पिछला वीडियो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले ज़रूर देखें। तो चलिए एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपनी पिछली क्लास की पुनरावृत्ति करते जाते हैं। मुख्य रूप से रचनाएं और कथन पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही है। और जो है कमेंट्स बताइए मुझे अपने कि जो है आपको क्लास कैसी लगी। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण जो रचना है वो किसकी है? महाराज जसवंत सिंह की है। इसके भूषण नाम के आने के कारण कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रचना भूषण की है, पर ये रचना भूषण की ना होकर किसकी है? जसवंत सिंह की है। ये हमें याद कर लेना है अच्छे से। अगला प्रश्न है हमारा, अमे हलाहल रस भरे स्वाम श्वेत रत्ना। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियां रीतिकालीन किस कवि की हैं? तो जो है ये काव्य पंक्तियां हैं हमारे रसलीन की। और इनको कैसे याद करें? इसको हम याद कर सकते हैं जैसे रस, रस मतलब क्या होता है? हमारा कोई भी जूस। और अमृत, अमेय का अर्थ क्या होता है? अमृत। ठीक है, तो जैसा रस अमृत पीने से मिलता है वैसा कहीं और नहीं मिलता। जैसा रस अमृत पीने से मिलता है वैसा कहीं और नहीं मिलता। उस रस में, अमृत जैसे रस में तो हम लीन हो जाते हैं। अमृत जैसे रस में तो हम लीन हो जाते हैं। ये हमें याद रखना है कि ये पंक्तियां किसकी है? रसलीन की है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो कवि भूषण के जो है मुख्य ग्रंथ जो है नीचे तीनों लिखे गए हैं, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इनमें जो छत्र प्रकाश है ये जो ग्रंथ है ये भूषण का नहीं है, ये लाल कवि का है। ठीक है, ये भी रीतिकालीन कवि ही है। और इसको हम कैसे याद करें कि प्रकाश कई बार कैसा होता है? लाल होता है या नहीं? प्रकाश का रंग कई बार लाल होता है। लाल बल्ब लगाने पर प्रकाश का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। तो हमें ऐसे ही से याद रखना है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसकी है? प्रकाश कैसा होता है? लाल होता है। तो ये रचना किसकी है? लाल कवि की है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग ये किसकी है? तो यह पंक्तियां जो है हमारे किसकी हैं? बिहारी की हैं। किसकी हैं? बिहारी की हैं। बिहारी सतसई अपनी एकमात्र रचना के कारण जो है बिहारी प्रसिद्ध हो गए, जगत प्रसिद्ध हो गए। और ये रीति सिद्ध कवि हैं। और इनकी रचना बिहारी सतसई में 719 या 713 दोहे माने जाते हैं। और इनका एक एक दोहा जो है नवरत्न के समान है। एक एक दोहा जो है कम शब्दों में बड़ी बात कहता है। सैयद गुलाम नबी किस कवि का नाम है? सैयद गुलाम नबी जो है रसलीन का नाम है। ये हमें याद रखना है। किसका नाम है? रसलीन का नाम है। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। क्योंकि जब हम व्यंग्य करते हैं ना, व्यंग्य मतलब हंसी मजाक करते हैं ना, तो उसका प्रताप चारों ओर फैलता है। हमें सब लोग क्या मानते हैं? हंसमुख मानते हैं, है ना। हम उसका प्रताप चारों ओर फैल जाता है। किसका? जब हम दूसरों के साथ व्यंग्य करते हैं तो उसका प्रताप चारों ओर फैल जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, यमुना लहरी के रचनाकार कौन है? तो यमुना लहरी के रचनाकार कवि ग्वाल है। कौन है? कवि ग्वाल है। इसी प्रकार वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो वृत्त कौमुदी के रचनाकार मतीराम है। अब वृत्त का अर्थ क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल के बारे में कौन जान पाएगा कि सर्कल का एरिया क्या है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है? जिसमें मति होगी, बुद्धि होगी, वही तो जान पाएगा कि वृत्त कौमुदी क्या है। ठीक है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्य का प्रताप कौन करता है? प्रताप शाही। और वृत्त का जो जानकारी है वो किसके पास हो सकती है? मतीराम के पास हो सकती है। 10वां प्रश्न है, ये आचार्य कर्म में जितने सफल रहे कवि कर्म में उतने ही असफल रहे। ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। ये पंक्तियां किसने कही हैं? ये पंक्तियां डॉक्टर नगेंद्र ने कही हैं। ये हमें याद रख लेना है।
अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव को कहा जाता है। ठीक है, केशव दास को किस लिए कहा जाता है? रामचंद्रिका के कारण कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ही रात में जो है ऐसी रचना कर डाली जिसमें राम काव्य तो लिखा लेकिन उसे छंदों का अजायब घर बना दिया। यानी कि उन्होंने अपने आचार्यत्व को ज्यादा जो है डालने की कोशिश की, अपने काव्य के जो है विभिन्न विशेषज्ञता को डालने की कोशिश की। बेनी प्रवीण ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है, और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। ये कथन किस आलोचक का है? तो अधिकतर आलोचनाएं हमारे कौन से आलोचक करते हैं? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो रीतिकालीन कवियों ने अधिकतर लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ, यानी कि काव्य के लक्षणों को बताना कि ऐसा काव्य ये होता है, इस तरह का काव्य लिखना चाहिए इत्यादि। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि थे। ठीक है, ये कथन किसका है? तो द्विजदेव जो अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं, ये कथन किसके अनुसार है? ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें बोला है कि ये अंतिम श्रृंगारी कवि हैं, यानी कि श्रृंगार की अंतिम छवि जो है इनके काव्य में देखी गई। अगला प्रश्न है रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? ठीक है, रीति मुक्त कवि तो रामचंद्र शुक्ल तो आलोचक है, ये तो वैसे ही कट गए। भूषण जो है हमारे जो है किस में आते हैं? रीतिबद्ध में आते हैं। पद्माकर भी रीतिबद्ध में आते हैं। बच्चा कौन? घनानंद। इन्हें प्रेम की पीड़ का कवि कहा जाता है, ये हमें याद करना है। ठीक है, प्रेम की पीड़ का कवि इन्हें माना जाता है। इनकी रचना है सुजान हित, जो इन्होंने अपनी प्रेम, जिससे ये प्रेम करते थे, उसके लिए जो है लिखी थी। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना है? देखो, अंतिम श्रृंगारी कवि, उसका कथन भी किसको माना है? इन्होंने द्विजदेव को माना और उसके लिए कथन भी है। और इन्होंने क्या बोला? अंतिम रीतिकालीन कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम रीतिकालीन कवि किसे माना है? ग्वाल को। और श्रृंगारी कवि किसे माना है? द्विजदेव को। अगला प्रश्न है प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। यानी कि जो प्रेम में खो जाए, आलम की तुलना किन में होनी चाहिए? घनानंद और रसखान की कोटि में, यानी कि उनसे इनकी तुलना करनी चाहिए। कथन किसने लिखा है? ठीक है, किसके बारे में लिखा? आलम के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, किसके बारे में? आलम के बारे में। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सुजान चरित्र के रचयिता जो है सूदन है। और जब इसी में सुजान हित की बात आ जाए तो उसके रचयिता कौन है? हमारे घनानंद है। ठीक है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किस कवि की है? कि जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ और ससुराल कहाँ था? मथुरा में था। तो ये पंक्ति किसके लिए बोली गई है? ये पंक्ति किसके लिए बोली गई है? घनानंद के लिए लिखी गई है। ठीक है, और किसने लिखी? घनानंद ने स्वयं लिखी है। शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे माना है? देखो, शुक्ल जी ने अंतिम रीतिकालीन कवि माना ग्वाल को, अंतिम श्रृंगारी कवि रीतिकाल के द्विजदेव को। अब शुक्ल ने अंतिम प्रबंध कवि, जिसने प्रबंध काव्य की रचना की हो, वो किसे माना है? तो वो किसे माना है? उन्होंने पद्माकर को माना है। ये हमें याद रखना है, किसे माना है? पद्माकर को। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता कविता बनीता मित। महत्वपूर्ण पंक्ति, ये किसकी पंक्ति है? केशव दास की है, क्योंकि केशव दास का मानना है कि बिना अलंकारों के जो है काव्य की शोभा नहीं हो सकती, काव्य में अलंकार होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये रचना किसकी है? केशव दास की है। इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अलग अलग कवियों ने जो है रीति काल के अलग अलग नाम रखे। जैसे रीति काव्य जो है रीति काल का रीति काव्य नाम किसने रखा है? जॉर्ज गियर्सन ने रखा है। ठीक है, इसके बाद जो है कला काल किसने रखा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रखा है। ठीक, इसके बाद जो है अलंकृत काल किसने बोला है रीति काल को? तो मिश्र बंधुओं ने बोला है। अब जो बात आती है कि
श्रृंगार काल किसने बोला है? तो श्रृंगार काल जो बोला है विश्वनाथ प्रसाद ने बोला है, क्योंकि जो है ये क्या करते हैं, इसको कैसे याद करते हैं कि पूरा विश्व जो है श्रृंगार करता है। लेकिन जो ये कथन है कि इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, तो ये कथन विश्वनाथ प्रसाद का नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, कि अगर कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहता है तो कह सकता है, शायद इसलिए कि जैसे विश्वनाथ प्रसाद ने इसको श्रृंगार काल कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है उनको सहमति सी दे दी कि हाँ, अगर आप इसको श्रृंगार काल कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। ठीक है, रसराज के यहाँ पर क्या लिखना है हमें? रसराज। रसराज जो है हमारे, और ललित ललाम किसकी रचना है? तो ये रचना हमारे मतीराम की रचना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा, यहाँ पर रसराज कर लीजिए। इसके बाद है कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के लिए यह कथन किस आलोचक का है? तो ये बिहारी को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? तो भाषा भूषण हमने अभी पढ़ा, जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ये किसका ग्रंथ जो बाकी जो है केशव दास के जो 9 ग्रंथ है उनमें विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, राम चंद्रिका, रतन बावनी इत्यादि हैं। ठीक है, अगला हमारे पास जो है प्रश्न है वो क्या है? शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तो शिवराज भूषण एक काव्यांग निरूपक ग्रंथ है, भूषण जो है कवि भूषण का ग्रंथ है, और इसमें कितने ग्रंथ है? 105 है, ये हमें याद रखना है। ये ऐसे प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है रीति ग्रंथ है या काव्य निरूपक ग्रंथ है, तो वो कौन सा ग्रंथ है? हमारा शिवराज भूषण। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? बिहारी सतसई जो बिहारी की रचना है उस पर अमरूक शतक, उस पर गाथा सप्तती और आर्य सप्तती का प्रभाव है। तो किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद का प्रभाव उस पर नहीं है। किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद का प्रभाव उस पर नहीं है। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? अभी हमने बात कर ली रीति ग्रंथ है, वो कौन सा है? शिवराज भूषण जो है भूषण का रीति ग्रंथ है। और इसमें कितने दोहे हैं, कितने अलंकार हैं? 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है रीतिकाल में से। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो काफ़ी आपको जो है बेनिफिट इनसे मिलने वाला है, यानी कि कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में आता ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है कमेंट्स करिए। थैंक यू।